दोस्तों, आज हम मोदी जी की सरकार के एक साल का रिव्यू करेंगे कि इस एक साल में पब्लिक को क्या मिला, कांग्रेस की सरकार से क्या अच्छा हुआ मोदी जी की सरकार में। मोदी जी की सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली, जनधन योजना। यानी एक स्कीम के तहत आप साल में सिर्फ 12 रुपए देंगे और अगर कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपया मिलेगा। बढ़िया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चोर हैं। तो मैं तकरीबन गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इंश्योरेंस कंपनीज किसी को कुछ भी नहीं देंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं अभी का। गाजियाबाद में एक लड़का था जिसने कोई इंश्योरेंस कंपनी है आईसीआईसीआई, उससे इंश्योरेंस कराया हुआ था। वो लड़का कहीं किसी एक्सीडेंट में मर गया। उसकी वाइफ है, एक छोटा सा बच्चा है। उसको ये उम्मीद थी कि ये 25 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे। बट जब वो पैसे लेने गई तो कम से कम 20 ऐसी चीजें उसको बता दी गई कि उसको वो इंश्योरेंस कभी मिल ही नहीं सकता। एक गजब का पॉइंट बताया उन्होंने ये कहा कि वो जिसने इंश्योरेंस लिया था बहुत बड़ी गलती कर दी। वो क्या गलती कर दी कि उसने जो इंस्टॉलमेंट्स दी थी वो पैसा अपनी बीवी के अकाउंट से दिया था और वो तो इल्लीगल है। तो अब आपको इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिल सकते। अब कोई इंश्योरेंस कंपनी से ये पूछे कि भाई अगर वो इल्लीगल था तो वो इल्लीगल पैसा आप ले क्यों रहे थे? तो जब कोई इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा मांगने जाता है, उनके पास 1000 तरकीबें हैं पैसा ना देने की। और लोग कोर्ट के चक्कर तो काटेंगे नहीं कि कोर्ट में जाए और केस लड़े और पैसे ले। दूसरा, एक इंश्योरेंस का बहुत बड़ा घोटाला मैं बताता हूं। 2006 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि जो भी वर्कर बाहर काम करने के लिए जाएगा वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा 300 रुपए की, और अगर उसको वहां कुछ हो गया तो उसको यहां आने के बाद पैसा मिलेगा। हर साल तकरीबन 1 करोड़ लोग बाहर काम करने जाते हैं। यानी हर साल इंश्योरेंस कंपनीज को तकरीबन 3 अरब रुपए मिलते हैं। और आप यकीन करें, आज तक आप हिस्ट्री निकाल के देख लो कि उन्होंने कितने लोगों को कंपेंसेशन दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि पब्लिक का 30 अरब रुपया इंश्योरेंस कंपनीज के पास गया। ये किसने खाया ये पैसा? ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे मिनिस्टर इतने बेवकूफ तो है नहीं कि इंश्योरेंस कंपनीज को इतना ज्यादा पैसा ऐसे ही लूटने देंगे। तो किसी ने तो ये पैसा जरूर खाया होगा। और ये स्कीम आज भी चालू है और आगे भी चलती रहेगी। इसके बाद मोदी जी की सरकार ने एक स्कीम निकाली कि गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का है वो 600 रुपए का मिलेगा। बट वो 200 रुपए डायरेक्टली जो सिलेंडर लेगा उसके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। पहले तो ये स्कीम ही मेरी समझ में नहीं आई कि जब मुझे 200 रुपए वापस देने ही है तो मुझसे वो 200 रुपए लिए क्यों जा रहे हैं। यानी ये एक और घोटाला है। एक औरत ने मुझे कहा कि मैंने 5-6 सिलेंडर ले लिए और मैंने सोचा कि बैंक में एक ही दफा जाऊंगी तो सारे पैसे ले लूंगी। जब मैं बैंक में गई तो उन्होंने कहा कि लाइए रिसीट दिखाइए। औरत ने कहा कि भाई मैंने तो सिलेंडर ले लिया था ना, मैंने पैसे दे दिए थे, तो वो पैसे तो मेरे अकाउंट में आ गए होंगे। बैंक ने कहा कि नहीं, आप रिसीट दिखाएंगी तो ही हम चेक करेंगे और तो ही आपको पैसे मिलेंगे, तो ही आपके अकाउंट में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो यानी उसके जो 200 रुपए हैं या तो वो बैंक खा गया और या तो जहां से उसने सिलेंडर लिया वो खा गए। एक और औरत ने मुझसे कहा कि सर ये समझ में मेरी नहीं आया
कि जब मेरे पास 600 रुपए देने के लिए है ही नहीं तो मुझे 200 रुपए वापस कैसे मिलेंगे? मुझे 200 रुपए वापस तो तब मिलेंगे जब मेरे पास 600 रुपए हो वो गैस सिलेंडर खरीदने के लिए। तो यह स्कीम भी एकदम फेल है, जिससे कोई भी खुश नहीं है। अब किसान जो है वो कांग्रेस के राज में भी खुदकुशी कर रहे थे, आज भी खुदकुशी कर रहे हैं। महंगाई कांग्रेस के राज में भी बढ़ रही थी, आज भी बढ़ रही है। रेप कांग्रेस के राज में भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। हां, बीजेपी ये कह सकती है कि भाई अभी क्यों, ये तो पहले भी हो रहा था, और यही वो हमेशा टीवी पे जब आते हैं कहते हैं। तो मेरा कहना यह है सर कि पब्लिक ने आपको वोट तो इसीलिए दिया था, आपको इसीलिए लाए थे कि जो गलतियां कांग्रेस के राज में हो रही थी वो आपके राज में ना हो, जो लोग खुदकुशी कांग्रेस के राज में कर रहे थे वो आपके राज में ना करें। अगर वही हो रहा है जो कांग्रेस के राज में हो रहा था तो फिर आपने अच्छा क्या किया? अब कुछ वादों पे आ जाते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि भाई मुझे सिर्फ 100 दिन दे दो, मैं काला धन ला करके दिखाऊंगा और हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। पब्लिक बेचारी गरीब है, पब्लिक को तो फ्री का पैसा चाहिए, और उनको सिर्फ वो आदमी अच्छा लगता है जो बढ़िया बढ़िया से वादे करे जिससे गरीब आदमी खुश हो जाए। तो उनको ये बहुत बढ़िया लगा कि फ्री में 15 लाख रुपए आ रहे हैं। बाद में अमित शाह जी ने बोल दिया कि भाई ये तो सिर्फ एक जुमला था इलेक्शन लड़ने का, इसका कोई लेना देना नहीं है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी गुड सर। दूसरा, अभी अभी आपकी गवर्नमेंट एक नया कानून लेकर आई है जिसके तहत ब्लैक मनी वापस लाई जाएगी, और वो इस तरह लाई जाएगी कि अब जो लोग भी अपना इनकम टैक्स फाइल करेंगे वो अपनी सारी डिटेल्स, किस किस देश में उनके अकाउंट है, कहां कहां उनकी प्रॉपर्टी है, क्या क्या जायदाद है, वो बताना होगा। यानी ये आपका कानून पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए और जो एनआरआई लोग हैं उनको परेशान करने के लिए है। क्योंकि जिन नेताओं का ब्लैक मनी है उन्होंने तो अपने नाम पे नहीं रखा हुआ होगा, और अगर रखा हुआ भी होगा तो उनके नाम आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। या जिन ब्यूरोक्रेट्स का पैसा है या जिन बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस ओनर्स का पैसा है, उनका इस कानून के तहत कोई पैसा वापस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने नाम पे तो रखा ही नहीं होगा, और अगर रखा होगा भी तो वो 20-50 साल कोर्ट में केस लड़ेंगे और तब तक वो मर जाएंगे, पैसा कभी नहीं आएगा। लेकिन सर इस कानून से देश का बड़ा नुकसान होगा। हजारों लाखों ऐसे एनआरआई हैं जो करोड़ों रुपए लेकर के इंडिया में आए हैं, यहां पे बिजनेस करते हैं, और आप यकीन करें वो एनआरआई जिन्होंने एनआरआई होने के बावजूद भी किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं लिया, जिनके पास आज भी इंडियन पासपोर्ट है, यानी वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, वो सच्चे देशभक्त हैं, उनको अपने देश से प्यार है, और इसीलिए वो अपना करोड़ों रुपया लेकर यहां आते हैं, यहां बिजनेस करते हैं, उम्मीद करते हैं कि देश से किसी तरह जुड़े रहें, देश के लिए किसी तरह कुछ अच्छा काम करते रहें, और अगर बिजनेस बहुत अच्छा चल जाए तो वो दूसरा देश छोड़ के अपने देश में आ जाए। इस कानून के तहत ये होगा कि जब वो अपनी इंडियन कंपनी का इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो वो आपको अपनी सारी डिटेल्स वहां की दे कि उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या अकाउंट्स है, और फिर उन पर आपको टैक्स दे। यानी इस परेशानी से, इस हरेसमेंट से बेटर है उनके लिए कि वो अपने बिजनेस बंद करेंगे,
वो 100 करोड़ का बिजनेस भले ही 40 करोड़ में बिके, बेचकर अपना पैसा लेकर यहां से हमेशा के लिए चले जाएंगे। उनके जो दिल में प्यार है हिंदुस्तान के लिए वो खत्म हो जाएगा। और जब वो बिजनेस बंद होंगे तो पता नहीं कितने लोग बेरोजगार होंगे और इससे देश को नुकसान होगा। तो इस कानून के तहत आप काला धन ला ही नहीं सकते, क्योंकि उन एनआरआई के पास आपका काला धन नहीं है। उन्होंने अपना दिन रात मेहनत करके, अपना खून पसीना एक करके वो दौलत कमाई है। और अगर आप ये समझते हैं कि वो आपको दे करके चले जाएंगे काले धन के नाम पे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और अगर आपका मन साफ है, आप चाहते हैं कि आप उन ईमानदार एनआरआई देशभक्तों को परेशान नहीं करना चाहते, तो आप अपने कानून में क्लियर कीजिए कि जो एनआरआई हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए यहां इन्वेस्ट किए हैं, उनको अपने बाहर की दौलत या अपने अकाउंट्स की डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास आपका काला धन नहीं है। तो सर, कुल मिलाकर यह कानून आपका पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने जैसा है, जिससे काला धन कभी नहीं आएगा। बट पब्लिक भी इतनी बेवकूफ नहीं है, 1 साल 2 साल इंतजार करेगी और सारा भ्रम टूट जाएगा। अमित शाह जी ने अभी अभी बयान दिया कि भाई जो काले धन वाले हैं, काला धन लाना तो बहुत दूर की बात है, हम तो उनके नाम भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रीटी के अगेंस्ट है। करेक्ट है। यही बात कांग्रेस कह रही थी कि भाई हम नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते। बट उस वक्त मोदी जी कह रहे थे कि भाई कांग्रेस चोर है और मनमोहन सिंह जी चोर हैं, इसलिए ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस सही कह रही थी, कानून यही है। और अब मोदी जी की गवर्नमेंट को भी कानून फॉलो करना पड़ रहा है और वो भी ऐसा नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने पब्लिक से वादा किया था, तो एटलीस्ट एक दफा पब्लिक को बोल दीजिए कि भाई हमें कानून का पता नहीं था, सॉरी, हमने गलती से ऐसा बोल दिया था और हम नाम नहीं बता सकते, हम काला धन नहीं ला सकते। कोई बात नहीं सर। बीजेपी का एक बहुत बड़ा वादा था कि पावर में आने के बाद राम मंदिर बनेगा और कॉमन सिविल कोड लगेगा, धारा 370 हटेगी। अब कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह सब करने के लिए 370 सीटें चाहिए। तो सर, जो हमारे हिंदू भाई हैं जिन्होंने आपको वोट इस उम्मीद पे दिया था कि अगर आप पावर में आ गए तो आप राम मंदिर बनाएंगे, एटलीस्ट उनको आपको यह कहना चाहिए था कि भाई अगर हमारी 370 सीटें आएंगी तभी ये काम हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलिए, अगर आपने गलती से ये वादे कर दिए थे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, तो एटलीस्ट अब आप एक बयान दे दीजिए, सॉरी बोल दीजिए कि भाई हमने गलती से ऐसे प्रॉमिस कर दिए थे, बट ये काम हमसे हो नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में सर मामला ऐसा है इस वक्त तक कि आपका जो 1 साल है वो 100% टोटली फ्लॉप है, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही बयान दिया था सारे प्रॉमिस कंप्लीट करने के लिए कि अब की बार मोदी जी की बहुमत की सरकार, और बहुमत में आप हैं, 5 साल के लिए आप हैं, आपको कोई हटा नहीं सकता। उम्मीद करते हैं कि अगले 4 साल में यह सारा भ्रम पब्लिक का कहीं ना टूट जाए और अगले 4 साल के बाद जब इलेक्शन हो कहीं आप वॉश आउट ना हो जाए। टेक केयर सर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कंगना आज नंबर 1 हीरोइन क्यों बन गई है।